जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम 24/7 क्लासेस में मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। आज हम जैव विविधता के हॉट स्पॉट टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और ये जैव विविधता का जो टॉपिक है उसी का एक हिस्सा है। पिछले टॉपिक में मैंने आपको जैव विविधता, उसके प्रकार और उसको मापने की विधियां प्लस जैव विविधता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे। आज हम जैव विविधता के हॉट स्पॉट क्या होते हैं, इनका निर्धारण कैसे किया जाता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि नॉर्मन मायर नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1988 में सबसे पहले जैव विविधता के हॉट स्पॉट नामक शब्द का प्रयोग किया था। या मैं ये कह सकता हूँ कि नॉर्मन मायर नामक वैज्ञानिक ने ही हॉट स्पॉट शब्द को सबसे पहले परिभाषित किया था या उस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अब दोस्तों आइए, हॉट स्पॉट क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो देखिए, हॉट स्पॉट ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जंतुओं, पौधों, सूक्ष्म जीवों की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं तथा अनेक स्थानीय प्रजातियों की बहुलता होती है। कहने का मतलब है दोस्तों, हॉट स्पॉट ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पर जंतुओं की, पौधों की कई प्रजातियाँ पाई जाएंगी। सूक्ष्म जीव जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ होगा, इनकी भी कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। साथ ही साथ इसकी एक यूनिक विशेषता ये होती है कि यहाँ पर स्थानीय प्रजातियों की बहुलता होती है। स्थानीय प्रजातियाँ दोस्तों ऐसी प्रजातियाँ होती हैं जो आपको किसी क्षेत्र विशेष में ही मिलेंगी, उसके अलावा वो किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं मिलती हैं। दोस्तों इसका मैं एक आपको उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों भारत में स्थानिक प्रजाति का एक उदाहरण है घटपर्णी पौधा, जो केवल और केवल मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि हॉट स्पॉट ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जीव जंतुओं की, पौधों की अनेक प्रजातियाँ होती हैं दोस्तों। सूक्ष्म जीवों की अनेक प्रजातियाँ होती हैं और यहाँ पर कुछ स्थानीय प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये स्थानीय प्रजातियाँ किसी और क्षेत्र में नहीं मिलेंगी, इसीलिए इनको हम एंडेमिक स्पीसीज या स्थानीय प्रजातियाँ कहते हैं दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि जैव विविधता के हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित होने के लिए निम्न 2 मानदंड आवश्यक होते हैं। अर्थात दोस्तों किसी क्षेत्र को अगर आपको हॉट स्पॉट घोषित करना है, उसके लिए ये 2 मानदंड पूरे करने होंगे और ये मानदंड निम्नलिखित हैं दोस्तों। इस क्षेत्र में संवहनीय पौधे ऐसे पौधे होते हैं दोस्तों जिनमें जाइलम होता है और जाइलम का काम एक पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जल की आपूर्ति करना सुनिश्चित करना होता है। तो संवहनीय पौधों की विशेषता होती है कि उसमें जाइलम पाया जाएगा दोस्तों। संवहनीय पौधों की 1500 स्थानीय प्रजातियां पाई जाती हैं। पहला जो मानदंड है वो ये है कि कोई भी क्षेत्र हॉट स्पॉट होगा वहाँ संवहनीय पौधों की 1500 स्थानीय प्रजातियां पाई जानी चाहिए। दूसरा दोस्तों पॉइंट है कि जो उसके मूल आवासों के 70% क्षेत्र का विनाश हो गया हो। इसका तात्पर्य ये है कि वो एंड में जो आपका हॉट स्पॉट क्षेत्र है ना, वहाँ पर जो मूल आवास थे जानवरों के, पेड़ पौधों के, वहाँ 70% उस हिस्से का विनाश हो गया हो। दोस्तों ये हॉट स्पॉट का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली जैव विविधता के संरक्षण से ही संबंधित है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगर हमें जैव विविधता को संरक्षित करना है तो इन क्षेत्रों का संरक्षण अति आवश्यक है। वर्तमान में मानवीय गतिविधियाँ या मानवीय विकास के कारण ऐसे हॉट स्पॉट क्षेत्रों में जानवरों के लिए जो निवास स्थान है वो 70% तक खत्म हो चुके हैं दोस्तों। इसीलिए वैज्ञानिक इस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं कि हमें अगर जैव विविधता का संरक्षण करना है
तो निश्चित रूप से हमें हॉट स्पॉट क्षेत्रों में जैव विविधता सबसे पहले करना होगा। दोस्तों आइए अब जैव विविधता के संरक्षण की कुछ विधियां हैं, इन विधियों को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जो पहली विधि है उसे स्वस्थानीय संरक्षण इन सीटू कंजर्वेशन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसके नाम से ही विदित हो रहा है कि इसमें जो जानवर हैं या मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, जीवों को उनके मूल स्थान पर या जिस स्थान पर उनका जन्म हुआ है या वो लंबे समय से रहते आ रहे हैं, उन्हीं क्षेत्रों में इनका संरक्षण किया जाएगा। यानी कि दोस्तों मूल स्थान या मूल आवास में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है, किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है। उनका जो मूल स्थान है, जो मूल निवास है, वहीं पर संरक्षित किए जाते हैं। तब इस संरक्षण को हम इन सीटू कंजर्वेशन या स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। दोस्तों इसमें जीवों के संरक्षण के लिए जैविक और अजैविक संसाधनों का संरक्षण भी किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मूल स्थान पर संरक्षण किया जाएगा और जैविक और अजैविक संसाधनों का भी संरक्षण साथ के साथ किया जाएगा, क्योंकि जो जीवों इकोसिस्टम में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि एक जीव अपने जीवन यापन में अन्य जैविक पदार्थों पर या जैविक संसाधनों पर या अजैविक संसाधनों पर निर्भर रहता है। तो इसलिए जीवों के संरक्षण के लिए न केवल जीवों का संरक्षण बल्कि उसके जैविक और अजैविक संसाधनों का संरक्षण भी अति आवश्यक होता है। दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं दोस्तों, जैसे नेशनल पार्क हो गए, अभ्यारण्य हो गए जिन्हें हम इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोलते हैं, ये बायोस्फीयर रिजर्व हो गए दोस्तों, जिनकी संख्या भारत में 18 है और जिनमें से 12 आपके यूनेस्को साइट से है या यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के तहत लिस्टेड हैं। पश्चिम बिहार हो गए और दोस्तों पवित्र उपवन हो गए। दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा कि भारत में वर्तमान समय में कितने नेशनल पार्क हैं और भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था। ठीक उसी तरीके से दोस्तों वर्तमान में भारत में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या अभ्यारण्य हैं। ठीक है दोस्तों, जैव विविधता संरक्षण का दोस्तों दूसरा प्रकार हम समझते हैं, दूसरी विधि समझते हैं, इसको हम बाह्य स्थानीय संरक्षण या एक्स सीटू कंजर्वेशन के नाम से भी जानते हैं। इसका एक दूसरा नाम पर स्थानीय संरक्षण भी है दोस्तों। तो दोस्तों इसके नाम से ही विदित हो रहा है कि यहाँ पर जो जीव है उसका संरक्षण उसके मूल स्थान पर नहीं किया जाएगा बल्कि किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसको संरक्षित किया जाएगा। देखिए इसकी डेफिनेशन है, मूल स्थान से हटाकर अन्य सुरक्षित स्थानों पर संरक्षित किया जाता है। दोनों में अंतर आपको समझ में आया होगा दोस्तों। एक के तहत मूल स्थान पर ही संरक्षण दिया जाता है, एक के तहत किसी अन्य स्थान पर संरक्षण दिया जाता है। दोस्तों अब बाह्य स्थानीय संरक्षण के कुछ उदाहरण हैं दोस्तों, जैसे चिड़ियाघर हो गया, जलशाला हो गया, वनस्पति उद्यान हो गया, वृक्ष उद्यान हो गया दोस्तों, बीज बैंक बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, जीन बैंक और क्रायो प्रिजर्वेशन। दोस्तों क्रायो प्रिजर्वेशन वो तकनीक होती है जिसके तहत जैविक पदार्थ को निम्न तापमान पर रखकर लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्रायो जो शब्द यूज हुआ है इसका मतलब ही अति निम्न ताप होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बेहद महत्वपूर्ण है क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। इसी से सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अति निम्न ताप पर जब हम जीवों के जैविक पदार्थों को संरक्षित करते हैं तो इस तकनीक को हम क्रायो प्रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। जैव विविधता के संरक्षण की दो विधियां हैं, उसके क्या क्या उदाहरण हैं, ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। हॉट स्पॉट क्या होते हैं और हॉट स्पॉट का निर्धारण कैसे किया जाता है ये आपको समझ में आया होगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि
विश्व में कुल 36 ऐसे स्थल हैं जिनको हॉट स्पॉट के रूप में घोषित किया गया है। किंतु और ये सवाल भी मैंने आपसे पूछा था कि भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं। दोस्तों अगले टॉपिक में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि भारत में कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं और उनमें कौन कौन सी प्रजातियां निवास करती हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।